उसके जैसे पैराग्राफ 1 में वर्ड्स मीनिंग किए थे पहले, इसी तरह इसमें भी वर्ड्स मीनिंग करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। पहला लफ्ज़ है पोजेसिस। तो पोजेसिस का क्या मतलब है? कोई चीज़ का मालिक होना। जैसा कि इस वक्त अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं कहूँगा आई पोजेस दिस पेन या बॉल पेन, तो मैं क्या हूँ? इसका मालिक। तो ये क्या है? लफ्ज़ क्या है? पोजेसिस, मालिक होना। आगे रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब है कि कुछ चीज़ बहुत हैरान कर दे, बेहतरीन, ज़बरदस्त, आपको तवक्को ना हो उस चीज़ की और वो इतनी अच्छी हो। आप सोचो जी, आज तो जो शाम को कद्दू टिंडे ही पकने हैं, लेकिन शाम को बेहतरीन किस्म की कढ़ाई पक जाए तो आप क्या कहोगे? जी रिमार्केबल कढ़ाई थी, हैरान कर दिया आपने। नहीं नहीं। अच्छा, मेमोरी। मेमोरी होता है याददाश्त। आप याद जो जेन में रखते हो कि मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, कोई कहता है मुझे बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं, कहता है मुझे कम याद रहती हैं, तो वो उसकी क्या है? मेमोरी। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब है किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर पाना। एलोक्वेंट का क्या मतलब है? किसी चीज़ को अच्छे तरीके से बयान, फसीह व बलीग लिखा हुआ है, लेकिन इसका वैसे मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर पाना। जैसा कि टीचर का काम यही होता है कि वो एलोक्वेंट हो, कि जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को अच्छी तरह बयान कर पाए। तो एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, फसीह और बलीग। आगे है एलोक्वेंस, मतलब वो फसाहत होना, वो बयान करने की ताकत होना। उसके बाद है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन इजहार करना। जैसा कि वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, बच्चे भी वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करते हैं उनकी बात मान के। आगे है होल्ड। होल्ड का मतलब है कोई चीज़ कंडक्ट करवाना, मुनक्कद करवाना। नेक्स्ट है कंपटीशन, मुकाबला। कंपटीशन, दो लोगों तीन लोगों के दरमियान हम कंपटीशन, मुकाबला करवाते हैं जी, कौन फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा। उसके बाद है नरेट, बयान करना। अच्छा, नरेट एक स्पेसिफिक वर्ड है बयान करने के लिए। जैसा कि अगर यही कहे कि मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा ही इज़ नरेटिंग दिस। कोई कोट हो, कोई लफ्ज़ हो, कोई इसकी स्पेसिफिक लाइन हो और ये खुद बोल रहा हो तो मैं क्या कहूँगा? ये नरेट कर रहा है, उस चीज़ को बयान कर रहा है। उसके बाद है रिसाइट। रिसाइट का मतलब है पढ़ना, लेकिन एक ख़ास अंदाज से। जैसा कि हम कुरान मजीद की रेसिटेशन करते हैं, पढ़ते नहीं, उसको रीड नहीं करते, हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वी रिसाइट द होली कुरान। क्यों? क्योंकि हम कुरान को एक ख़ास अंदाज से पढ़ते हैं, एक तरीक़ाकार है उसको पढ़ने का, तो वो रिसाइट है। टेक इनटू अकाउंट, ज़ेर गौर लेना, उसको नज़र में लेना, उसको देखना। उसके बाद पीस, एक हिस्से को कहते हैं। कंपोज, तख्लीक करना, मरतब करना या तरतीब देना, किसी चीज़ को एक तरतीब में लेकर आना, तो इसको क्या कहेंगे? कंपोज कहेंगे। आगे एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर। हम कहे जी ये बंदा एक्सक्लूसिवली मेरे लिए आया है, जी शादी भी कहो जी एक्सक्लूसिवली ये जो है वो शादी पर आया है, तो लफ्ज़ क्या है? एक्सक्लूसिवली। इसको प्रोनाउंस करो ज़रा, एक्सक्लूसिवली बोलो ज़रा, क्या लफ्ज़ है? एक्सक्लूसिवली। हाँ, प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए आपको। प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब है ऐलान करना, अशात करना, इस्लाम के जैसे ऐलान किया गया। उसके बाद है वंडर, हैरत होना किसी चीज़ की, कोई हैरान कुछ चीज़ होना, हैरत होना उसको देख के। डिस्पेंसेशन। तो डिस्पेंसेशन का मतलब है कि एक सिस्टम का आगाज़ होना, एक सिस्टम का अनाउंसमेंट होना, एक सिस्टम का जो है वो नाजिल होना। किसकी तरफ से नाजिल हो सकता है? अल्लाह की तरफ से। उसके बाद है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब हिफाजत करना, प्रोटेक्शन, दिस इज़ प्रिजर्वेशन। उसके बाद वर्ड। वर्ड अल्फाज को कहते हैं या, लेकिन यहाँ पर मतलब वर्ड का पैगाम है।
क्या मतलब है? पैगाम। आगे जी पैराग्राफ पे आते हैं। द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people। अहले अरब एक ख़ास या फिर लफ्ज़ यूज़ कर सकते हो नुमाया यादाश्त के मालिक और फसीह व बलीग लोग थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry। उनकी फसाहत और यादाश्त का इज़हार उनकी शायरी में हुआ। Every year a fair was held for poetical competition at उकाज़। हर साल उकाज़ में शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद होता था। हाँ जी, तो MCQs हाँ लाजमी करने, वो करके जाने हैं। और जैसा मैंने कहा था बातें शातें नहीं करनी है उधर, आपने चुप करके जो है ना उधर साइड पे खड़े हो जाना, अल्लाह तौबा करना है। और आपके पास वैसे ही ओरिजिनल आ गई, अब तो वो मसला है रह ही नहीं गया। तो टाइम से जाना, 8:30 लिखकर 8:30 पहुँचना है। पूरे 10,000 घंटे पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने MCQ उस टाइम से रिवाइज़ करो और जो है ना उधर जाकर जस्ट आपने पेपर का करना है, ध्यान देना। और अपनी बहन से बेशक ना उसके ऊपर पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से ऊपर वो लिखवा लो उर्दू और इंग्लिश के अंदर। लिखवा लिए? कॉपी के अंदर लिखवाना है, ओरिजिनल तो उन्हें ले लेनी है। हाँ कॉपी के ऊपर वो लिखवा लो ताकि तुम्हें उस वक्त ढूंढने में ना ये ना हो तुम तो सोच ही पड़ दो जी 1 लाख कैसे लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती कभी कभी। ठीक है, तो अच्छा पेपर करके आना है, टेंशन नहीं लेनी, परेशानी लेनी, जहाँ टेंशन हो वहाँ पर थोड़ी 1 मिनट का सांस ले लेना है और आगे शुरू कर देना है। अल्लाह इंशाल्लाह हेल्प करेगा। अल्लाह को याद करना है, दुरूद शरीफ पढ़ी जाना है। हाँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको कामयाब करे, सारा साल की मेहनत काम आ जाए। हाँ। It is narrated that the Hamad said to the Caliph Walid bin Yazid, बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam। मैं हरूफ तहज्जी में से हर एक हरूफ से शुरू होने वाली एक तवील 100 तवील नज़में तुम्हें सुना सकता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों को नज़रअंदाज करते हुए। सो छोटे छोटे हिस्से किए बगैर मैं लंबी लंबी नज़में सुना सकता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। और ये सब नज़में खसूसी तौर पर इस्लाम के ऐलान या आमद से पहले होने वाले शोरा ने लिखी। इस्लाम के आने से पहले की लिखी हुई नज़में और लंबी लंबी 100 लाइनों की नज़में। It is no small wonder that Allah chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word। ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं, ये कम हैरत अंगेज़ बात नहीं। अब ये कम हैरत अंगेज़ बात नहीं, इसका क्या मतलब है कि हैरान कुन बात है, उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने हतमी कलाम, मतलब आखिरी फ़ैसला, हतमी मतलब जब जब मुकम्मल हो जाती जो बात, के अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। तो दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 2। तो कोई कन्फ्यूजन इस चीज़ में? चलो हम इतना ही अभी फ़िलहाल करते हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा अभी आप लोग क्या करो, मुझे आधा आप और आधा आप इसको रीड करके सुनाओ, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाएं। हाँ जी, हाँ इंग्लिश पढ़नी है, उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करनी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ठीक करानी मैंने। पढ़ो। Arabs, this is in English not in Urdu, so क्या Arabs possessed eloquent eloquent hmm hmm expression expression
was held for political competition at Uqas. Was it is narrated that Hamad said Caliph कैलिफ, हाँ Caliph Walid bin Yazid हाँ बस ठीक है, आगे से आगे आप करो। रिसाइट, रिसाइट, अल्फ़ाबेट, एस है, पीसीज आएगा। कंपोज्ड, एक्सक्लूसिवली, प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन, चूज अरबिक, फाइनल डिस्पेंसेशन, प्रिजर्वेशन। गुड। अब देखो आप लोगों को रीडिंग में कितनी मुश्किल हो रही है, अब ये करके ही रीडिंग आएगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, आपकी रीडिंग बेहतर नहीं होगी। अब मैं तो नहीं अटका, मैं आपको रीडिंग करके सुनाता हूँ दोबारा पूरे पैराग्राफ, तो गौर से सुनना आपने मैं हर वर्ड को कैसे बोलता हूँ। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for the poetical competition at Ukaz. It is narrated that the Hamad said to the Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of what that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that the Allah chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. तो मैं अटकाऊँ कहीं पर, स्मूथली पढ़ी है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये प्रैक्टिस से हुआ। और दूसरा, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखो। जब तक आप सही वर्ड प्रोनाउंस नहीं करोगे, आपके वर्ड्स सही नहीं होंगे। राइट प्रोनाउंसिएशन गिव यू अ मीनिंग। सही लफ्ज़ बोलना, अपने मुंह से सही लफ्ज़ निकालना भी आपके जहन में उसका कोई ना कोई मतलब देता है। अब मैं लफ्ज़ है प्रोमलगेशन, अब मैं उसे प्रीमलगेशन या प्रोमुलगेशन पढ़ूँ, गलत प्रोनाउंस करूँ, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आएगा। कम लफ्ज़ है डिस्पेंसेशन, अब मैं उसको कुछ और बोली जाऊँ तो वो क्या होगा, मुझे उसका मतलब सही जहन में नहीं बैठेगा। तो लफ्ज़ को सही प्रोनाउंस करना भी आपको एक मतलब देता है, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ को शुरू में बेहतर करना है कि जो पास्ट की चीज़ें कम रह गई हैं उसको ठीक करना है। रट्टे सिस्टम से निकल कर हमने उस स्टडीज़ में आना है जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। अंडरस्टैंडिंग इज़ द थिंग। जब आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आपको वो चीज़ बुरी नहीं लगती है। अगर आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको इंग्लिश बुरी नहीं लगेगी, आप कहोगे दैट्स ओके। आप आज से कोई 3-4 साल पहले मुझे कोई कहता कि मेरे से इंग्लिश में बात करो, मुझे उससे घबराहट होती। लेकिन अब मुझे कोई कहे लेट्स टॉक इन इंग्लिश, आई विल से आई एम ओके, लेट्स टॉक, बिकॉज तब मेरे पास प्रैक्टिस नहीं थी, अब प्रैक्टिस है। दैट्स इज द पॉइंट, दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई शौकी मार रहा हूँ कि नहीं तब मुझे इंग्लिश है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस, जो पहले नहीं था अब आ गया। इसी तरह अगर आप मुझसे 6-7 साल पहले कहते कि यही सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो शायद मैं डर के भी ना पढ़ा पाता, मुश्किल से ही मुश्किल पढ़ा पाता। लेकिन अब मैं ईजी हूँ, क्यों? बिकॉज आई गॉट अ प्रैक्टिस ऑफ ऑलमोस्ट 6 years।
तो क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैन का मतलब यहाँ आदमी नहीं है, मैन का मतलब एवरी पर्सन, हर कोई बेहतर हो सकता है प्रैक्टिस करके। तो जहाँ पर मुश्किल है तो ये घबरा जाना कि नहीं पता नहीं क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग। इसका मतलब है कि आपने उसको रिपीट एंड रिपीट करना है अनटिल यू गॉट द पॉइंट। तब तक रिपीट करना है जब तक वो सही नहीं होता। एक चीज़ आपको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम तक तंग करेगी, लेकिन 6 टाइम पे आप कहोगे लो, इससे आसान तो कोई चीज़ ही नहीं है। बार बार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन गिव यू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम।